जगदीश चंद्र बोस, जिनका जीवन काल 1858 से 1937 तक रहा, इन्हें भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक भी माना जाता है। बाल्यावस्था तथा आरंभिक शिक्षा की हम पहले चर्चा करेंगे। जगदीश चंद्र बोस का जन्म मेमन सिंह, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, नामक स्थान पर 30 नवंबर 1858 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री भगवान चंद्र बोस डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, किंतु विज्ञान से प्रेम करते थे। वे परोपकारी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जनता के लिए एक जनता बैंक की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश व्यापार में नुकसान के फलस्वरूप उनके परिवार ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। तत्पश्चात उन्होंने एक बंगाली माध्यम स्कूल शुरू किया और युवा जगदीश उसी स्कूल में प्रवेश लेकर वहीं शिक्षा ग्रहण करने लगे। पिता के वर्धमान पश्चिम बंगाल स्थानांतरण होने के बाद जगदीश ने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेंट जेवियर में प्रवेश लिया। अंग्रेजी में उन्हें समस्या होने के कारण वे खुद को अलग थलग महसूस करते थे। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण होने के बाद जगदीश ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी से बीए विज्ञान में प्रवेश लिया। उनकी परीक्षा उन्होंने 1879 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब हम इनके इंग्लैंड गमन के बारे में चर्चा करेंगे। जगदीश बोस अध्ययन के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। माता की त्यागशीलता तथा दृढ़ निश्चय की बदौलत ही वे ऐसा कर पाने में सफल हो सके, क्योंकि उनका परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका था। जगदीश बोस की पढ़ाई के लिए माता ने अपने गहने तथा जो कुछ भी संभव था सब बेच दिया। इंग्लैंड जाकर जगदीश ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट कॉलेज में प्रवेश लिया तथा छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके साथ ही वे कैम्ब्रिज में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय बने। उस समय अपनी बीमारी के कारण वे चिकित्सा अध्ययन में प्रवेश नहीं ले सके तथा बाद में उन्हें विज्ञान में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रकृति विज्ञान में द्वितीय श्रेणी के साथ बीए ऑनर्स ट्राइपोस की उपाधि प्राप्त की। वहां एक वर्ष और रुककर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान की उपाधि भी प्राप्त की। इस प्रकार जीवन के 4 वर्ष 1881 से 1885 उन्होंने इंग्लैंड में बिताए। कैम्ब्रिज में रॉड रेले तथा सर जेम्स डेवारे जैसे शिक्षकों से पढ़ने का लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसके तत्पश्चात अब हम इनकी कलकत्ता वापसी के बारे में चर्चा करेंगे। अनेक सिफारिशों पत्रों के होते हुए भी जगदीश राजशाही शिक्षा जगत में नौकरी पाने में असफल रहे। अंग्रेज प्रोफेसरों के आधे से भी कम वेतन पर उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंट्स कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के कार्यवाहक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। उस कॉलेज के प्राचार्य प्रो टाबने जगदीश की नियुक्ति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि यह नियुक्ति उच्च अधिकारियों की सिफारिश से हुई थी। जगदीश पर अध्यापक का अत्यधिक भार होने के कारण बावजूद उन्होंने प्रस्तावन वेतन लेना अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज प्रोफेसरों के बराबर वेतन प्राप्ति के लिए वे प्रशासन से लड़ाई करते रहे तथा बाद में लंबे प्रयास के बाद उनकी जीत हुई। उनकी दृढ़ दृढ़ता से प्राचार्य भी प्रभावित हुए बिना रह सके। वे अपनी कमाई का अधिकांश भाग पिता का ऋण चुकाने में खर्च करते थे। 2 वर्ष बाद 1892 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। प्रेसिडेंट्स कॉलेज में जगदीश के साथ पीसी राय उनके सहकर्मी थे तथा एसएन बोस तथा एमए साहा जैसे लोग उनके छात्र थे। वर्ष 1865 में जगदीश का विवाह कलकत्ता की अत्यंत ओजस्वी कन्या अबला दास के साथ हुआ। वे कलकत्ता के चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करना चाहती थी, किंतु यह संभव न हो सका, क्योंकि उस समय चिकित्सा अध्ययन में महिलाओं के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं था। पूर्ण वेतन प्राप्ति के संघर्ष में उन्हें जगदीश को अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पथ प्रदर्शक और अनुशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ष 1894 में जगदीश बोस ने सूक्ष्म तरंग प्रकाश की माइक्रोवेव्स ऑप्टिकल्स पर अपना महत्वपूर्ण शोध प्रारंभ किया। उन्होंने कोहेरर की खोज की, जिसके कारण आधुनिक रेडियो का जन्म हुआ। उनके 2 लेख लॉर्ड रेले
द्वारा रॉयल सोसाइटी की कार्यवाहियों के लिए संप्रेषित किए गए। उनके द्वारा वर्ष 1895 में कलकत्ता के टाउन हॉल में लघु विद्युत तरंगों द्वारा संकेतन की सभ्यता का प्रदर्शन किया गया। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जब 19वीं शताब्दी में जे.सी. बॉस ने यह मौलिक कार्य किया, तब हमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस कार्य के लिए जगदीश को 1896 में लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc की उपाधि प्राप्त की गई। उन्होंने अपने इस कार्य को विशेष महत्व न देते हुए पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। अब हम इनके यूरोप यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 1896 में लॉर्ड रेले द्वारा रॉयल सोसाइटी के सौजन्य से ब्रिटेन में व्याख्यान देते हुए जगदीश बौद्ध की यात्रा का प्रबंध किया गया। एक वैज्ञानिक के रूप में प्राप्त व्यक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी यात्रा को अनुमति प्रदान कर दी। जगदीश बोस अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन गए। उनका प्रथम व्याख्यान लिवरपूल में ब्रिटेन एसोसिएशन में था, जहां उन्होंने विद्युत तरंगों तथा कोहेरर के गुणधर्मों पर अपने कार्य के विषय में बात रखी। उस सभा में लॉर्ड केल्वे तथा उनके जैसे अनेक महान वैज्ञानिक थे। सभा के बाद लॉर्ड केल्वन ने भारत के राज्य सचिव को लिखा कि बोस को अनुसंधान के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। लंदन की रॉयल सोसाइटी में उनके व्याख्यान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। अनेक कार्य पर प्रभावी रिपोर्टर लिखी गई। उसके बाद बॉस ने पेरिस तथा बर्लिन में व्याख्यान दिए। कलकत्ता वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घनिष्ठ मित्र तथा प्रशंसक रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेजा तथा उनकी प्रशंसा में कविता की रचना की। जगदीश बोस ने सरकार से अपने शोध के लिए अल्प अनुदान की मांग की थी, किंतु उन्हें सरकार के वित्तीय सदस्य द्वारा अभद्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा कुछ समय के उपरांत गवर्नर, राज्यपाल तथा कुछ अन्य लोगों की मध्यावस्था के कारण सरकार ने उन्हें प्रतिवर्ष 2000 रुपए के अनुदान की सहायता देने का निर्णय लिया। उसी अवधि में लॉर्ड रेले कलकत्ता आए तथा जगदीश की प्रयोगशाला का दौरा किया। प्राचार्य के विधिवत सूचित किए बगैर स्वयं ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत करने के बाद में उन्होंने प्राचार्य द्वारा चेतावनी पत्र भी दे दिया गया। बॉस ने ठोस अवस्था भौतिकी के क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। 1894 के प्रारंभ में ही उन्होंने जेलेना क्रिस्टलों, सी सभ्यता, फटिकों के विषम घूर्ण विषमदैशिक चालन पर कार्य किया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। प्रोफेसर नेविल मॉट ने जगदीश की अंतः प्रज्ञा पर आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन द्वार ज्ञात नहीं थे तथा ठोस अवस्था भौतिकी का अस्तित्व ही नहीं था। अब हम इनके नोबेल पुरस्कार से वंचित होने का कारण पढ़ेंगे। जबकि कोहेरेर पर जगदीश बोस के कार्यों का अनुशासन हो चुका था तथा इस विषय पर वे कई व्याख्यान नहीं देते चुके थे, ठीक इसी समय इटली के मार्कोनी, जो कि इसी प्रकार के विषय पर कार्य कर रहे थे, दिसंबर 1901 में संपूर्ण अटलांटिक में कोहेरर का वर्णन किया गया तथा मोर्स कोड के प्रसारण का प्रदर्शन किया। उन्होंने आसानी से अपने इस कार्य के लिए पेटेंट द्वारा प्राप्त कर लिया। संभवतः उन्हें अच्छी तरह यह पता था कि बॉस के पास इसका कोई पेटेंट नहीं। यह भारत का दुर्भाग्य था कि 1909 का नोबेल पुरस्कार अकेले मार्कोनी को दिया गया। मार्कोनी एक प्रभावी व्यक्ति थे तथा राज परिवारों अभिजात वर्ग से उनकी अच्छे संबंध थे। इस प्रकार भारत विज्ञान में अपने पहले नोबेल पुरस्कार से वंचित हो गए। एक कोहेरर संसंजक क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस समस्या का समाधान हर्ट्ज द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
किंतु हर्ट्जियन तरंगे इसमें सफल नहीं थे। बोस ने काफी छोटी तरंग दैर्ध्य पर एक नए प्रकार के विकिरण का विकसित किया। बोस के अनुसार विद्युत तरंगों की तरंग दैर्ध्य को 5 नैनोमीटर तक घटाने पर वे क्रिस्टल के साथ ध्रुवीयकरण प्रभाव को प्राप्त करने में सफल रहे। तरंग दैर्ध्य में कमी के फलस्वरूप बोस अर्धप्रकाशीय अनुप्रयोगों के आयामों को कम करने में सफल हो सके। उनकी इन खोजों का प्रदर्शन कलकत्ता के टाउन हॉल में सार्वजनिक रूप में किया गया। बोस ने प्रदर्शित किया कि उनकी एक किरणें हवा के द्वारा संचारित हो सकती हैं। इस प्रकार कोहेरर के आविष्कार की शुरुआत हुई, जहां जूट के रेशों विद्युत तरंगों के ध्रुवीकरण को परिवर्तित करते हैं। यह अदृश्य प्रकाश के रूप में जाना जाने लगा। बोस ने दो धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य कोहेरर संसंजक को परिवर्तित किया, जो दो धातुओं के बीच शिथिल संपर्क में मेटल फाइलिंग धातु रेतक थे, जो सूक्ष्म उछाल लपक कोहेरर संसंजक थे। बोस ने पारस संसंजक कोहेरर का अन्वेषण किया। हमारे पास औचित्यपूर्ण प्रतिपादन किया है। एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रहे मार्कोनी। सजीव व निर्जीव पर चर्चा। वर्ष 1900 के दौरान जगदीश बोस सजीव एवं निर्जीव के विषय में समानताओं में रुचि लेने लगे, जबकि वे ग्राहित्र सूक्ष्म तरंगों के ग्रहण करने वाले उपकरणों में सुधार कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर एक लेख लिखा कि पेरिस के एक सम्मेलन में व्याख्या भी दिया। दर्शकों में उपस्थित स्वामी विवेकानंद इस व्याख्यान को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। टैगोर ने इस अवसर पर एक कविता की रचना की। जगदीश वास्तव में दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से समर्पित एक बौद्धिक वर्ग से संबंधित थे, जिनका प्रतिनिधित्व टैगोर तथा विवेकानंद कर रहे थे। तीनों प्रखर राष्ट्रवादी थे। शायद यह सार्वभौमिकता में उनका विश्वास ही था कि उन्होंने सजीव तथा निर्जीव के मध्य विभेद को खत्म करने में मदद की। उनके इन विचारों को कुछ वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। इस तरह की परिस्थिति में बोस ने पादपों के विद्युत शारीरिक क्रिया विज्ञान इलेक्ट्रोफिजियोट्रॉपी पर कार्य करना आरंभ किया। कुछ शरीर वैज्ञानिकों ने उनके कार्य की आलोचना की, जिससे बोस व्यथित भी हुए। हालांकि उन्हें बिलियन सोसाइटी द्वारा उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। जगदीश बोस ने 1826 में द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ पोएट्स नामक पुस्तक लिखी तथा इसे अपने प्रिय मित्र रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित किया। हालांकि पौधों पर जगदीश बोस के काम की कुछ आलोचना अवश्य की जा रही सकती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके द्वारा मौलिक तत्व भी सामने रखे गए।